बने बनाए रिश्ते पैसों की वजह से टूट जाते हैं। अच्छे खासे रिश्तों में दरार पड़ जाती है पैसे को लेकर। भाई बहन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं पैसे को लेकर। रिश्तों में जब पैसा घुस जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं, रिश्तों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। खासकर ये कि रिश्तों में पैसे को कैसे लाया जाए, कैसे एक रिश्ते को पैसे की नजर से देखा जाए एंड कैसे ये इंश्योर किया जाए कि यार ये रिश्ता जो हमारे लिए जिंदगी में बहुत खूबसूरत, बहुत अहमियत वाला है, वो पैसे की वजह से बर्बाद ना हो। 4 रिश्तों के बारे में बात करेंगे। माँ बाप के साथ पैसे का रिश्ता, दोस्तों के साथ पैसे का रिश्ता, अपने कॉलीग्स, अपने एक्वेंटेंसेस के साथ पैसे का रिश्ता एंड चौथा सबसे जरूरी, आपके पार्टनर, जिंदगी में आपके पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनके साथ पैसे का रिश्ता। शुरू करते हैं माँ बाप से। माँ बाप का जो रिश्ता है वो पैसे के साथ बहुत 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 सेंसिटिव है। तो जो भी मैं बोलूंगा वो मेरी राय है, जरूरी नहीं है कि एकदम सही राय है। आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको बदलिएगा, सोचिएगा एंड फिर जो भी आपको सही लगे वही करिएगा। मेरी राय यह है कि 18 साल तक माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करना। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनका रहन सहन, उनके कुछ हद तक पार्टी पुटी भी, जो भी उनको फोन लेने हैं, लैपटॉप लेने हैं, वो सब कुछ 18 साल की उम्र तक माँ बाप जितनी भी मेहनत कर सकें अपने बच्चों को वो पूरी जिंदगी जो उनको चाहिए वो देना पैसे की तरह से। एंड ऐसा हो सकता है कि आप उससे पहले ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मुझे याद है बोथ रुचि एंड मी, हमने स्कूल में ही ट्यूशन शुरू कर दी थी। मैंने 8वीं या 9वीं कक्षा में ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। बहुत छोटे दर्जे पे देता था, कुछ 50 रुपए 100 रुपए महीना कमाता था, लेकिन उस जमाने में वो 50-100 रुपए काफी होते थे मुझे सब कुछ करने के लिए। वो कभी मूवी देख ली, कभी दोस्तों के साथ कहीं कुछ खाने वाने चले गए। एंड देन जब 11वीं 12वीं में आए तो थोड़ा ज्यादा बड़े दर्जे का ट्यूशन लेना शुरू किया, तो उससे कुछ 300 400 500 रुपए महीने बनना लगे। एंड दैट्स हाउ I used to support my living expenses। माँ पापा से सिर्फ 50 रुपए महीने की पॉकेट मनी मिलती थी, वही हमारी हैसियत औकात थी एंड उससे मैं बहुत खुश था। ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ाई में हर एक तरह से मदद करी, तो पूरी फीस उन्होंने दी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, व्हेन आई से हम मतलब मेरी बहन और मैं, तो सब्सिडाइज एजुकेशन थी, तो उसके चलते बहुत अच्छा रहा। मुझे अपने सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई, तो उससे थोड़ी सी फीस कम हो गई वगैरह वगैरह। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि 18 साल की उम्र तक जितना कम भार अपने माँ बाप पे डाल सको डालो, लेकिन उनकी तब भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। 18 साल के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक। 18 साल के बाद मेरा यह मानना है कि माँ बाप का फर्ज सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई तक ही सीमित रहता है। आप जहां पढ़ने जाते हैं, जितना पढ़ना चाहते हैं, जहां पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए आपके माँ बाप को जितनी हो सके मेहनत करनी चाहिए, आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपके रहने खाने का खर्चा, आपके कपड़ों का खर्चा, आपके गैजेट्स का खर्चा, आपकी पार्टी का खर्चा, आपके जो भी रहन सहन है उसका खर्चा आपकी जिम्मेदारी है। आपको कुछ भी करके, हर एक चीज करके ये पैसा खुद के लिए बनाना है। इस पे आप माँ बाप से पैसा नहीं मांग सकते। तो आप इंटर्नशिप्स करिए, आप प्रोजेक्ट्स करिए, आप फ्रीलांसिंग करिए, आप साइड गिग्स में या नौकरी करिए, दिन को रात को, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, बिकॉज दिस इज व्हाट विल गिव यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। बहुत लोग ये बोलेंगे नहीं, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पैसा कमाना ही आप नहीं सीखते हैं, आप जिंदगी कैसे चलती है वो भी सीखते हैं। जब आप किसी के साथ काम करते हैं, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जब क्लाइंट्स आपको फीडबैक देते हैं, जब आपको प्राइसिंग के बारे में सोचना होता है, क्लोजर के बारे में सोचना होता है, नेगोशिएट करना होता है, ये सारे लाइफ स्किल्स हैं। ये कॉलेज आपको नहीं सिखाता है, ये पैसा कमा के ही आप सीख पाते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न द डे यू टर्न 18। एंड फिर 18 से 30 साल तक आप अपने पे फोकस करिए। तो जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हुई, एक तरीके से आपके माँ बाप का पूरा भार उठ गया। आई वुड से कि आपको अपनी शादी भी अपने पैसे में ही करनी है। बहुत माँ बाप होते हैं जो शादी के लिए बटोरते रहते हैं पैसे, कि हम धूमधाम से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नाउ व्हाटएवर दे वांट टू डू दे कैन डू, क्योंकि उनका भी अपना अरमान है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि धूमधाम से शादी हो, एंड एब्सोल्युटली लेजिट है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको अय्याशी वाली शादी चाहिए लेकिन स्पॉन्सर माँ पापा करेंगे ना।
अगर आपको चाहिए ब्रो तो आप पैसे डालिए। आपको गोवा में शादी करनी है, आप पैसे डालिए। आपको उदयपुर में करनी है, आप डालिए। आपको छतरपुर के फार्म में करनी है, आप डालिए। आपको जहां भी जिस भी 5 स्टार होटल में करना है, आप उसका खर्चा देंगे, बिकॉज वो आपका अरमान है। माँ बाप का अगर कोई अरमान है एंड यू आर अलाइंड विद दैट, तो वो शायद उसका खर्चा दे सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पे फॉर योर डिजायर्स वेरी क्लियरली। एंड 18 से 30 साल की उम्र तक आप अच्छे से इन्वेस्ट करिए। जितना भी पैसा कमाएंगे, डोंट थिंक अबाउट गिविंग बैक टू द फैमिली, क्योंकि ऐसा असम्पशन है कि अभी भी आपके माँ बाप वर्किंग एज में होंगे, सो दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर ऑफ कोर्स दुविधा वाला समय है या बहुत जरूरत है, ऑफ कोर्स हेल्प देम, ये तो विदाउट थॉट है। लेकिन इफ दे डोंट नीड दैट हेल्प, तो पहली सैलरी जो हम कायदे से माँ के पास छोड़ देते हैं कि माँ ये मेरी पहली सैलरी है, ये आप ही की बनती है, दैट इज व्हाट वी ऑल शुड डू। लेकिन उसके बाद माय सजेशन 30 साल तक अपने पेरेंट्स की इनकम की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट में फोकस करिए ताकि यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर। 30 साल के बाद your parents will start nearing the retirement age. And that is when you should start धीरे धीरे contributing to their income. Not because they need it, because एक अच्छा सा कुशन बनेगा उनके लिए from a self-respect perspective, from a ego perspective, from just a conditioning perspective, कि हम अपने बच्चों से अब थोड़ा थोड़ा पैसा लेना शुरू कर रहे हैं to plan for a retirement age. You have to warm up for that. You have to warm them up for that. क्योंकि बहुत माँ बाप होते हैं, खासकर अपनी बेटियों से पैसे लेने में कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। एंड जो भी सोसाइटल बंदिशें हैं या नोशन है which is preventing them to do that, you have to start challenging that and start helping them. तो जहां भी बन पाए धीरे 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 करके you should plan this. मुझे अभी भी याद क्या है, मतलब अभी भी होता है कि हर महीने रुचि अपने माँ के बैंक अकाउंट में एक सेट पैसा ट्रांसफर कर देती है। माँ बोलती रहती है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे। रुचि बोलती है आपको नहीं यूज करना है मत करो, इस पैसे को जला दो, इस पैसे को आप फेंक दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि जब कभी भी किसी भी कारणवश आपको पैसे की जरूरत हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। इट्स लाइक एन SIP दैट रुचि डज फॉर हर मॉम। सेम थिंग, अब तो मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स 70 प्लस हो चुके हैं, रुचि की पेरेंट्स भी 70 प्लस हो गए, लेकिन अराउंड अबाउट 10 साल से हम यही करते आ रहे हैं। वी आर 44, सो अराउंड 32-33 वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू आवर पेरेंट्स इनकम। मैं भी हर महीने अपने माँ पापा को पैसे भेजता हूँ एंड दे यूज दैट फॉर द लिविंग एक्सपेंस। 40 साल के बाद जब आप 40 साल के हो जाएंगे, यू शुड इन माई ओपिनियन टेक 100% ओनरशिप ऑफ योर पेरेंट्स इनकम, क्योंकि मोस्ट लाइकली तब तक वो रिटायर कर चुके हैं। अब इरिस्पेक्टिव कि उनकी रिटायरमेंट की स्थिति क्या है, लेट्स से दे ग्रेजुएटेड, लेट्स से दे रिटायर्ड विद अ लॉट ऑफ PF, लॉट ऑफ ग्रेजुटी, वो सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सही है, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन तब भी उनकी महीनों की पूरी जो जरूरत है वो आपको पूरी करनी चाहिए और यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट। तो उनका SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे होना चाहिए, उनको किस समय पे क्या चाहिए, उनके इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, उनके एनुअल हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, उनके ट्रैवल के कहीं कोई प्लान है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। दैट्स द वे एटलीस्ट वी डू इट। रुचि की मामा जब भी ट्रैवल करती हैं तो ऑफ कोर्स उनका सारा प्लान जो होता है बिटवीन द 3 ऑफ देम, रुचि और उनके 2 और भाई हैं, सो बिटवीन द 3 ऑफ देम दे प्लान इट। मेरे माँ पापा जब ट्रैवल करते हैं तो पूरी प्लानिंग हम ही करते हैं एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो उनको सोचना नहीं है कि ये चीज कहां से आएगी, कैसे आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि उनको कभी भी मांगना ना पड़े। They don't have to be in a position where they are in their head begging for money from their children. तो आप वो महीने का जो उनको खर्चा दे रहे होंगे that will be an excess, ताकि उनके पास हमेशा एक कॉर्पस बना रहे। एंड जो भी उनकी एड हॉक जरूरतें होंगी, ट्रैवल का हो गया, कोई फोन खरीदना है, कभी कुछ और करना है, you will ensure that that happens because you are responsible for managing their entire retirement life from a income perspective. ये मेरे हिसाब से पेरेंट्स एंड मनी का रिश्ता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों में। बड़ा ही ट्रिकी है लेकिन इसका भी एक अप्रोच है। दोस्तों में ना
सबसे पहले तो डेफिनेशन दोस्ती की डेफिनेशन दोस्त वो है कि इस इंसान के साथ मैं अगले 10-20 साल दोस्ती निभाने के लिए तैयार हूं एंड निभा सकता हूं। ये नहीं कि मेरे क्लास में है, ये नहीं कि मेरी कॉलोनी में है, ये नहीं कि मेरे साथ बस में है। अक्वेंटेंसेस अलग है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ हा ही कर लेते हैं, वो दोस्त नहीं है। दोस्त है एक कुछ सालों तक, एंड साल मतलब 10-20 साल तक वो आपकी जिंदगी में रहेंगे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब उनके लिए मेरे हिसाब से 2-3 चीजें। नंबर 1, अगर कभी भी आप उन दोस्तों को उधार देते हैं, प्लीज वो पैसा एक्सपेक्ट मत करिएगा। वो पैसा अगर वापस आ गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप वो पैसा देंगे तो इसी सोच से दीजिएगा कि वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि दोस्त हरामी है, इसलिए नहीं क्योंकि दोस्त कंजूस है, इसलिए नहीं क्योंकि दोस्त को पैसे देने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, इसलिए क्योंकि दोस्ती में पैसा कभी बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर दोस्त अपने ईगो को मार के या वाकई में आपके साथ ये समझ के कि यार छोटा भाई छोटी बहन है या बड़ा भाई बड़ी बहन है, यू नीड मनी एंड यू आस्क फॉर इट, यू विल गिव इट। सोचना नहीं है भाई, तूने मांगा दे दिया, पैसा वापस नहीं आया, मैं सोच भी नहीं रहा हूं ये पैसा वापस नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं जाएगा। That should be the criteria for you to lend money to any friend when they need it. दूसरा, इसी के चलते अगर कभी अभी आप लेंड करते हैं या पैसा मदद के लिए देते हैं, उससे ब्याज मत एक्सपेक्ट करिएगा, इंटरेस्ट पे मत दीजिएगा। जैसे ही आप पैसे को एक इंटरेस्ट लेवल पे ले आते हैं या ब्याज लेवल पे ले आते हैं, दोस्ती में दरार आनी शुरू हो जाती है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आए दिन का खर्चा है ना, पार्टी पे चले गए, मूवी पे चले गए, रेंट शेयर करना है, बिजली का बिल शेयर करना है, खर्चा पानी जो भी ग्रोसरी वगैरह, उसको उसी समय क्लियर करिए। ये नहीं है कि महीने के एंड तक चलता आ रहा है, कोई भी ऐप यूज करिए, स्प्लिटवाइज हो गया या जो भी और, एंड जस्ट कीप अकाउंट एंड धड़ाधड़ यूपीआई करते रहिए। क्लियर इट ऑफ। डोंट कीप एनी स्मॉल डेट इन योर हेड। अपने जहन में कोई भी छोटा कर्ज कभी भी मत रखिएगा, खासकर दोस्तों के साथ। दिस शुड बी द अप्रोच व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स। पैसे दोस्ती में कभी नहीं आने चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि यार ये मैं दे रहा हूं, आई डोंट एक्सपेक्ट इट बैक, लेकिन ये जो सारा दिन का या आम दिनों का खर्चा है, दिस आई विल क्लियर एंड आई एक्सपेक्ट यू टू एज वेल। Which brings me then to the third one, colleagues और acquaintances. Colleagues और acquaintances का मेरी जिंदगी में एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल है, उनको कोई पैसा कभी नहीं देना। You will always maintain a professional distance. तो आपके ऑफिस में जो आपके कॉलीग्स हैं, जो आपके दोस्त नहीं हैं, कॉलीग्स हैं, वो अगर पैसा मांगेंगे, you will very clearly say कि यार प्रोफेशनल सेटिंग में I am not comfortable lending or borrowing money. So I'm really sorry, I will not be able to help. Of course, it depends on the amount. क्योंकि अगर कोई 10-20 रुपए किसी समोसे के लिए या चाय के लिए मांग रहा होगा, you will give it. Again, don't expect it back. अगर आ गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई सडनली 5,000, 10,000, 50,000 मांग रहा है, then you will put your foot down and say sorry. एक प्रोफेशनल सेटिंग में ना मैं किसी से पैसे मांगता हूं, ना मैं किसी को पैसे देता हूं, because I feel that is a clean way of doing it. So I'm really sorry, I will not be able to help. सेम चीज फॉर एक्वेंटेंसेस। कोई आपको ऐसा मिला हुआ है या आपकी क्लास में है, आपके बस में है, आपके मेट्रो में है, आपकी कॉलोनी में है, एंड वो कहीं कहीं घूम के आपसे पैसा मांग लेते हैं, डोंट फील द गिल्ट ऑफ सेइंग नो, डोंट फील द प्रेशर ऑफ सेइंग यस, मैं देने के लिए तैयार हूं। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। नहीं यार, आई एज अ प्रिंसिपल डू नॉट लेंड मनी टू पीपल दैट आई डोंट नो वेरी वेल, एंड मुझे लगता है कि मैं आपको इतने अच्छे से नहीं जानता हूं कि मैं आपको पैसे दे सकता हूं। आई एम रियली सॉरी। एंड दैट इज इट। ऑफ कोर्स ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी आपको पैसे देने पड़ते हैं, या आप शायद गिल्ट में या प्रेशर में वो पैसे दे देते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो कॉलीग्स के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ, प्लीज उसको डॉक्यूमेंट करिएगा। दोस्तों के साथ आप नहीं करेंगे कि हे अंकुर, तूने मुझसे उस दिन इतने पैसे लिए थे, हमारी 70 साल की दोस्ती है, पैसे वापस कर दियो वरना देख लियो नर्क में जाएगा। लेकिन एक्वेंटेंसेस और कॉलीग्स के साथ you will document. Hey Ankur, this is just to put on record that you have borrowed 5,000 rupees from me
on the 7th of October 2024 and you had promised that you will return it in a month. This is just for your information. जब आप ये डॉक्यूमेंट करते हैं ना, you will basically put things on record. क्योंकि कल को अगर कुछ भी ऐसा हो जाए, you can always use that as a proof to make yourself guilt free or to show to the other person कि भाई आपको ये पैसे देने थे, आपने वादा किया था कि आप लौटाएंगे, and अब वक्त आ चुका है. Which then brings us to the fourth रिश्ता and उसका पैसे के साथ मेल. आपके पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या मोर इंपॉर्टेंटली आपके लॉन्ग टर्म मैरिज पार्टनर, इनको पैसे के साथ कैसे देखा जाए. एंड इसमें 4 चीजें हैं which I will discuss. नंबर 1, जब कभी भी आप एक लव रिलेशनशिप में जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट मैं ये बोलता हूं कि एक इंसान को परखने का एक तरीका होता है कि उनकी पैसे की तरफ क्या सोच है, उनकी फेथ या रिलीजन की तरफ क्या सोच है, एंड उनकी एम्बिशन की तरफ क्या सोच है. अगर ये तीनों सोचें एक तरीके से अलाइन है कि पैसे का जो आपका अप्रोच है और उनका अप्रोच है वो मोरलेस सेम है, फेथ या रिलीजन का जो अप्रोच है वो मोरलेस सेम है, एम्बिशन या प्रोफेशनल जर्नी को लेकर जो अप्रोच है वो मोरलेस सेम है, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द टू ऑफ यू विल हैव अ हेल्दी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ. लेकिन जहां भी डिस्कनेक्ट आना शुरू हो जाता है वहां इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन. अब पैसे को लेकर द फर्स्ट थिंग इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उस इंसान की फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या रही है. मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम अ एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव. ये नहीं कि कितना कमाते हो, कितना इन्वेस्ट किया है ना. इट्स मोर अबाउट कि बचपन में पैसे की कमी थी या पैसे बहुत ज्यादा थे, उसके चलते पैसे की तरफ नजरिया कैसे बना. बिकॉज इट्स पॉसिबल कि अगर पैसे की कमी रही हो तो पैसे की तरफ नजरिया जो है वो बहुत अलग होगा. अगर पैसे बहुत सारे थे तो तब पैसे की तरफ जो नजरिया होगा बहुत अलग होगा. एंड यू विल देन ऑफ कोर्स have to align with that. For example, रुचि और मैं दोनों काफी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं. So both of us know कि बस में ट्रैवल करना क्या होता है, चल चल के किसी दूर बस स्टॉप पे जाना क्या होता है, लाइन में खड़े होके बस पास बनवाना क्या होता है, कहीं पैसे नहीं आ रहे हैं तो फीस डिले हो रही है उसका क्या मतलब होता है. ये नहीं है कि कहीं भी ट्रैवल कर लिया, कुछ भी खरीद लिया, कहीं भी कुछ हो गया. यू ऑलवेज हैव टू मेजर, यू ऑलवेज हैव टू बजट. इसीलिए इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंस क्या होता है. ऑल ऑफ दोज वर वेरी सिमिलर बिटवीन रुचि एंड आई. हाँ, ये अलग था कि उनके पास थोड़े से ज्यादा पैसे थे, थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट था, बट पैसे की रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन दोनों में बहुत हाई थी. एंड दैट वाज वेयर वी अलाइंड ऑन आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी वर ग्रोइंग अप विद मनी. नंबर 2, फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस करिए कि आप जब पैसे कमाएंगे उससे करना क्या चाहते हैं. Do you want to buy a fancy car or a fancy house? Or do you want to spend that money on traveling? Or do you want to spend that money on fancy clothes? करना क्या है इस पैसे का. क्योंकि हर एक इंसान पैसा कमाना तो चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इस पैसे को कमाने के बाद खर्च किस पे करेंगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों जो हैं वो सिमिलर चीजों पे इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी भी याद है, मेरा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रियल एस्टेट में बड़ा मन था. लेकिन यार, हर शहर में एक घर हो, हर पहाड़ में एक घर हो, जब बहुत अंधा पैसा होगा तो हर देश में एक घर हो. एंड रुचि वाज ऑलवेज ऑफ दिस कि यार हर एक चीज आप किराए पे ले सकते हैं तो खरीदना क्यों है. जब हर एक चीज आप किराए पे ले सकते हैं और आपके पास अगर इतना अंधा पैसा होगा तो आप महंगी से महंगी चीजें किराए पे ले लेंगे. आप महंगे से महंगे महलों में रह लीजिए, क्योंकि आप कितनी बार एक घर को यूज कर लेंगे अगर वो आपका मेन घर नहीं है. अगर आपने कोई फार्म हाउस ले लिया, आपने कोई हिल स्टेशन पे घर बना लिया, साल में कितनी देर चले जाएंगे? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना. अब उस 1 महीने के लिए अगर आप बहुत बढ़िया से जगह पे भी रहेंगे, लेट्स से 1 लाख रुपए पर नाइट का किराया, तो महीने में आप 30 लाख रुपए खर्च करेंगे. एंड उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप पता नहीं कितने 8, 9, 10, 15 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे. अब वो 15 करोड़ अगर हर साल के आपके सिर्फ 30 ही लाख रुपए के वैल्यू के हैं तो मतलब आप जिंदगी भर भी हर साल चले जाएंगे तब भी नहीं चुका पाएंगे. ये तो सिर्फ एक घर की कहानी है. ऐसे अगर बहुत सारे घर ले लिए तो फायदा है क्या. तो व्हाट हैपेंड वाज कि शुरू में हमारा कम से कम इस कैटेगरी को लेकर अलाइनमेंट नहीं था. एंड वी बर्न्ट अ लॉट ऑफ फिंगर्स. एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार बेवकूफी है.
मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए, मैं बोला रुचि तुम एकदम सही हो, मैं ही बेवकूफ था, हम हर चीज अब किराए पे करेंगे। सो टेक्निकली हम जिस घर में रहते हैं उस घर के अलावा हमारे पास कोई बड़ा एसेट है ही नहीं। हमारी गाड़ी भी किराए पे है, हम बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे रहते हैं, लेकिन वो कोई भी हमारा अपना नहीं है। हम अच्छे से पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें खरीदना नहीं है, हमें उसको मेंटेन नहीं करना है, हमें स्टाफ नहीं हायर करना है, हमें उस चिक चिक में घुसना ही नहीं है। हम अपना पैसा ना महंगे कपड़ों पे खर्च करते हैं, ना महंगे जूतों पे खर्च करते हैं, ना ये है कि हर साल फोन बदल रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रांडेड सनग्लास खरीद रहे हैं। वी लव स्पेंडिंग ऑन मनी ऑन ट्रैवल, एंड यहां 100% अलाइनमेंट है। हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अराउंड आवर फाइनेंशियल गोल्स कि हम पैसे कमाएंगे, एंड उस पैसे का सबसे बेस्ट यूज होगा एक्सपीरियंसेस। हम टेनिस टूर्नामेंट्स देखने जाएंगे, हम अच्छे से ट्रैवल करेंगे, हम बहुत अच्छे गाइड्स यूज करेंगे टू विजिट प्लेसेस एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे विच विल बी हेल्दी, विच विल बी न्यूट्रिशियस, विच विल बी लोकल। हम बहुत अच्छे से फ्लाइट लेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी आवर बेस्ट यूज ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल गोल्स को लेके 100% अलाइनमेंट। देन तीसरी चीज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रुचि को यह पता है कि मेरे इनकम स्टेटस क्या है, और मुझे पता है कि रुचि का इनकम स्टेटस क्या है। मुझे यह भी पता है कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं, इन्वेस्टेड क्या है, एंड उसे कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, इन्वेस्टेड क्या है। देयर इज 100% फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, एंड ये इसलिए जरूरी है बिकॉज व्हेन यू हैव फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इट मींस दैट देयर इज ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। ट्रस्ट सबसे फाउंडेशनल चीज है किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए। तो अगर आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, not just when it comes to emotions, but also when it comes to money, you will build a stronger relationship by definition. And ये transparency वो allow करती है। तो हमारी एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट पे सारे बैंक अकाउंट नंबर्स, उसके पासवर्ड, ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो एक दूसरे के साथ रिमोटली या मतलब ऑफलाइन मोड में शेयर हुई है। I have a list of all the investments that I have made. She has a list of all investments that she had made. कल को अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए या उसे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस के बियॉन्ड पता ही नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रखी है। Everything is known at all points of time, and that is very important for ensuring transparency and trust. And finally, the investment approach. This is perhaps the trickiest, but perhaps the most important thing. इसका मतलब कि अगर आप दोनों की इनकम है या नहीं है, आप उस इनकम को और आपके एक्सपेंसेस को कैसे देखते हैं। 4 तरीके हैं, चौथा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, लेकिन चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला 50-50, इट्स लाइक अ क्लियर पार्टनरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। मैं 50% दूंगा एक्सपेंसेस की तरफ, तुम 50% दोगी एक्सपेंसेस की तरफ। रुचि एंड आई नेवर डिड दिस क्योंकि हमें लगता है कि एक बहुत अनफेयर है, 2 बहुत ट्रांजैक्शनल लगता है। अनफेयर क्यों? क्योंकि मेरी इनकम और उसकी इनकम सेम नहीं है। दूसरा, ट्रांजैक्शन इसलिए लगता है कि यार ना 50-50% ना, इट लुक्स लाइक अ पार्टनरशिप, इट डजंट फील लाइक वन, बट वी आर वन, इट्स अ रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में एक डिमेंशन है फाइनेंस का, बट ये रिलेशनशिप की बुनियाद फाइनेंस नहीं है। So why should this financial 50-50 make it feel like ये एक partnership है at a business level? So while it exists, I would dismiss it. फिर number 2, which becomes a step ahead and at least solves for fairness, is income based. कि अगर collective household income 100 रुपए and फर्ज करिए कि एक पार्टनर 60 कमाता है, दूसरा पार्टनर 40, तो हम बोलेंगे कि एक्सपेंसेस भी उसी रेशियो में होना चाहिए। तो पार्टनर 1 60% ऑफ द एक्सपेंसेस देगा एंड पार्टनर 2 40% ऑफ द एक्सपेंसेस देगा। एटलीस्ट इट सॉल्व्स फॉर द फेयरनेस। लेकिन अगेन वो जो स्मेल टेस्ट होता है ऑफ अ पार्टनरशिप एंड नॉट अ रिलेशनशिप, वो कम से कम मेरे जहन में फेल हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक बिजनेस डीलिंग है एंड तेरा कितना, मेरा कितना, तू कितना, मैं कितना, all this will continue and doesn't feel like the right thing to do. Then the third, which is the next upgrade, is pulled in. And pulled in is like, फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्टनर 1 की कितनी है, पार्टनर 2 की कितनी है, दोनों की सैलरी एक ही अकाउंट में, दोनों के खर्चे एक ही अकाउंट से। So imagine that the husband and the wife or the boyfriend and the girlfriend, they don't have their own individual bank accounts. Salary bank accounts है, वहां से जैसे ही सैलरी हिट होती है
एक कॉमन बैंक अकाउंट में चली जाती है, विच इज अ शेयर्ड बैंक अकाउंट, एंड वहीं से सारे खर्चे होते हैं. द गुड थिंग इज कि शेयर्ड बैंक अकाउंट है तो आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं कि खर्चा किस चीज के लिए हो रहा है, किस चीज के लिए नहीं. एंड एसेंशियली दिस इज अ पूल्ड वे ऑफ मेकिंग इट हैपन. नाउ दिस साउंड्स फेयर, ऑल्सो गिव्स द आइडिया ऑफ अ रिलेशनशिप. इसमें एक छोटी सी दुविधा है मेरे हिसाब से कि इंडिविजुअलिटी पूरी की पूरी इरेज हो जाती है. देयर आर ऑफन थिंग्स जो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम करना चाहते हैं. आई मे वॉन्ट टू, लेट्स से, बाय समथिंग या डू समथिंग विच माई पार्टनर डजंट वांट टू डू. फॉर एग्जाम्पल, मैं टेनिस पे बहुत पैसे खर्च करता हूं, तो गैजेट्स पे भी कभी कभी हो जाते हैं. तो मैंने कोई गैजेट खरीद लिया या कोई टेनिस रैकेट खरीद लिया या टेनिस के जूते खरीद लिए, एंड विच इज लाइक, आई डोंट थिंक कि ये खर्चा जरूरी था, एंड आई नो वो सही बोल रही है. तो एक तरीके का ना बुरा लगेगा कि यार पूल्ड अकाउंट में से खुद के लिए पैसे निकाल लिए, एंड देन यू विल बी लाइक, अच्छा ना ऐसा करो कि तुम भी अब अपने लिए कुछ इतना कुछ खरीद लो या कुछ ऐसा कर लो. देन इट बिकम्स लाइक दिस, वो आपने शादी में इतने पैसे दिए थे तो हम भी वापस उतने ही पैसे देंगे, एंड शगुन हमेशा मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, बिकॉज दैट इज द होली ट्रूथ ऑफ इंडियन सोसाइटी. वो बन जाता है. I feel that becomes a slightly more complicated thing, while better than approach 1 and approach 2. तो इसीलिए approach 4. And approach 4 is pulled in plus individual. What it means is partner 1 and partner 2 दोनों का सैलरी बैंक अकाउंट है, एंड बोथ ऑफ देम विल से कि यार हम इसमें से 10% या 15%, 20% जो भी है वो रखेंगे अपने लिए, एंड बाकी का सारा विल बी स्वेप्ड इनटू द कॉमन बैंक अकाउंट. तो वो जो 10-20% है, दैट बिकम्स योर इंडिविजुअल फन मनी, प्ले मनी. आप उसको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इट इज, एज आई सेड, योर फन मनी और योर प्ले मनी. तो जो कॉमन पूल होगा उसमें से आप अपने महीने का खर्चा करेंगे, उसमें से अपनी जरूरतों का, उसमें से अपनी इच्छाओं का, एंड उसी में से अपनी इन्वेस्टमेंट का. सो योर इन्वेस्टमेंट्स विल आल्सो बिकम एज वन. सम कपल्स मेक अ ट्विस्ट ऑन दैट, जैसे हमारे केस में होता है. हमारे केस में वी हैव द कंपनी एज द कॉमन पूल. इट इज 50% ओन्ड बाय रुचि एंड मी, एंड कंपनी पूल से सारा इन्वेस्टिंग होता है. लेकिन हमें जो सैलरी मिलती है, इंडिविजुअल सैलरीज, उसमें से हम अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड अपने घर का भी खर्चा निकालते हैं. तो मेरी सैलरी से बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड बाकी मैं इन्वेस्ट करता हूँ. रुचि की सैलरी से घर के चलाने का खर्चा, सो ऑल हेल्प की जो सैलरी हो गई या ग्रोसरी वगैरह सब हो गया, वो जाता है, एंड देन शी ऑल्सो इन्वेस्ट. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी में. सो शी लाइक्स इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड, इन म्यूचुअल फंड्स, सो शी विल डू दैट. आई विल इन्वेस्ट इन से स्मॉल केसेस एंड एवरीथिंग, एंड आई विल डू दैट. एंड कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, दैट बिकम्स आवर कॉमन इन्वेस्टमेंट पूल, क्योंकि वो 50-50% ओन्ड है. वी टेक दैट डिसीजन ऑफ वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट, एंड वी विल बी लाइक, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, हाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. उसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, एंड दैट इज हाउ वी अप्रोच आवर मनी. तो ये 4 ऑप्शन, you could be a 50-50, you could be an income sharing, you could be completely pooled, or you could be pooled plus individual. मेरी preference pooled plus individual. That will ensure कि एक रिश्ता भी बना रहेगा, individuality भी रहेगी, and it will not feel like a transaction. ये 4 रिश्ते माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ और अपने पार्टनर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंड शायद 90% या इफ नॉट मोर ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स हैं. एंड इसमें अगर आप सही से पैसे को लाकर उसको अच्छा बनाएंगे, एज अगेंस्ट उसमें फूड डाल के या दरार डाल के उसको वीक करेंगे, यू विल हैव ऑफ कोर्स मच हैप्पियर फुलफिल्ड लाइफ. एंड इस वीडियो का यही मकसद था. प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा. व्हाट आर द थिंग्स दैट आई मिस्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फेल्ट वर गुड. कैसे आप अपने पैसे को और अपने रिश्तों को मिलाकर एक नया अप्रोच अपनाएंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.